अम्मी, मुझे नहीं करनी यूनुस से शादी। इसके पास है ही क्या? 2 महले का छोटा सा घर और खानदान के नाम पर पूरी फौज। मैंने मुंह बनाकर अपने आने वाले रिश्ते के लिए साफ साफ इनकार किया तो मम्मी ने हैरत से मुंह फाड़ कर मुझे देखा। क्या बात कर रही है लड़की? जब मेरी तेरे बाप से शादी हुई थी तो उनका किराए का मकान था। आज देख ले, अपना इतना बड़ा घर है। मेहनत से बनते हैं एहसास। तुम भी बना लेना अपना बड़ा घर। रब के पास किसी चीज की कमी है? खुदा रहम करेगा। अम्मी ने मुझे प्यार से समझाया, मगर मुझे अम्मी की मर्जी जरा पसंद ना आई। अम्मी, मुझसे नहीं दी जाती इतनी कुर्बानियां जैसे आप दे दी। मुझे तो अच्छी जिंदगी की ख्वाहिश है। मैं अपनी जिंदगी यूं खराब नहीं कर सकती। मेरा जवाब अभी भी वही था। अम्मी ने मेरी बात सुनकर गहरी सांस ली और खामोशी से उठकर किचन की तरफ चल दी। मैंने समझा कि अम्मी हार मान गई। अंदर ही अंदर खुशी की लहर मेरे अंदर दौड़ गई कि मेरी बात मान ली गई है। मगर यह खुशी ज्यादा देर बरकरार न रह सकी। शाम को जब अब्बू घर आए तो अम्मी ने उन्हें मेरे इनकार की बात बता दी। बेटा, खुशियों का ताल्लुक चीजों से नहीं, दिल से होता है। अगर नीयत अच्छी हो और ईमान मजबूत हो तो अल्लाह हर मुश्किल को आसान बना देता है। अब्बू और अम्मी दोनों की सोच हमेशा से एक जैसी थी। अब्बू, ये सब किताबी बातें हैं। असल जिंदगी में पैसा बहुत जरूरी है। मैं वही फैसला करूंगी जो मेरे लिए बेहतर हो। मैं अपनी जिंदगी इतनी आसानी से बर्बाद नहीं कर सकती थी। इसलिए अब्बू के सामने भी डट गई। फैसला तुम्हारा है बेटा, लेकिन याद रखना, जिंदगी की असल खूबसूरती कुर्बानी, मोहब्बत और सब्र में है, ना कि ऐसो आराम में। उफ अब्बू, मुझे नहीं समझ आती आपकी बातें। बस अम्मी, अब फैसला हो गया। आप इन लोगों को साफ साफ इनकार कर दें। मैं झुंझला कर उठी और अपने कमरे में बंद हो गई। जानती थी कि मेरी मर्जी के बगैर अम्मी अब्बू कोई फैसला ना लेंगे। मेरा नाम सबीना है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी और 2 भाइयों की बहन थी। मैं घर में सबसे छोटी थी। नखरा तो मेरे अंदर कोट कोट कर भरा था। जब मैं छोटी थी तब हमारे घर के हालात इतने अच्छे न थे। एक अब्बू कमाने वाले और कितने ही सदस्य खाने वाले थे। दादा और दादी का खर्चा भी अब्बू के जिम्मे था, क्योंकि अब्बू अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे। अम्मी और अब्बू ने एक एक रुपया जोड़कर मेरी दोनों बुआ की शादियां की और फिर दादा और दादी के मरने के बाद पुराने घर को तोड़कर एक एक रुपया जोड़कर घर की नए सिरे से मरम्मत करवाई। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई घर के हालात बेहतर हो गए। भाई पढ़ लिख कर नौकरी पर लग गए तो हालात में काफी बेहतरी आ गई। मेरी फरमाइशें इतनी अब्बू ने पूरी न की थी जितनी भाइयों ने की। मैं जो बात मुंह से निकालती वो बिना चू चरा किए पूरी कर देते। अम्मी मुझे रोक टोक करती तो मुझे अच्छा ना लगता। अभी तो ऐश के दिन आए थे और अम्मी की नसीहतें खत्म ही ना होती। मगर ये शुक्र था कि भाई अम्मी को भी प्यार से समझा देते। कोई नहीं अम्मी, अपने घर चली जाएगी तो हमें उसकी यही फरमाइशें ही तो याद आएगी। वो प्यार से मुझे देखकर कहते तो मैं उदास हो जाती। मैंने सोच रखा था कि मैं किसी गरीब आदमी से शादी नहीं करूंगी। मैं गरीबी में गुजारा नहीं कर सकती थी। मुझे तो ऐसी ही ऐश भरी जिंदगी चाहिए थी जैसे मैं अपने भाइयों के साथ गुजार रही थी। हसन का रिश्ता तुम्हारी खाला के घर देने का सोच रहे हैं। तुम बताओ, तुम्हें फिजा कैसी लगती है? एक शाम अम्मी ने मेरे बड़े भाई के रिश्ते की बात की तो मैंने हैरानी से अम्मी को देखा। ये फिजा का ख्याल अम्मी के दिल में कैसे आ गया था? मैंने एक नज़र अपने भाई पर डाली। उसके मुस्कुराते दमकते चेहरे से मुझे सारी बात समझ आ गई। यकीनन फिजा अपने जलो के तीर भाई पर चला चुकी थी। फिजा शक्लो सूरत की तो ठीक थी, मगर उनके घर के हालात इस कदर अच्छे न थे। 6 बहन भाइयों में वो सबसे बड़ी थी। मुझे वो इतनी कोई खास पसंद तो न थी, मगर चलनी तो भाई की थी। जब वो अपनी पसंद अम्मी को बता चुका था तो मैं मना करने वाली कौन होती थी? वैसे भी मैं भाई का दिल अपनी तरफ से मैला नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसकी खुशी में खुश हो गई। खाला तो जैसे तैयार ही बैठी थी। उन्होंने झट हाँ कर दी और यूं भाई की फिजा के साथ उसकी शादी की तारीख तय कर दी गई। मैं बड़े जोशों से शादी की तैयारियों में मगन थी। दूल्हा की इकलौती बहन को तो लाजवाब लगना चाहिए था। यही सोचकर मैंने अपने तैयारी में दिन रात एक कर रखा था। तभी अम्मी ने मुझे एक दिन वो खबर सुनाई कि मेरा दिल जल कर रह गया। तुम्हारी बुआ ने अपने देवर का रिश्ता दिया है तुम्हारे लिए। अम्मी ने मुझे खुशी खुशी बताया था, जबकि मेरा दिल बुझ गया। रिश्ता भी आया तो भला कहाँ से?
बुआ के ससुराल में तो पूरी फौज आबाद थी। न जाने कितने देवर जेठ सब मिलजुल कर रहते। अम्मी मना कर दे, मुझे नहीं करनी शादी। मैंने सुनते ही कहा तो अम्मी हैरान हुई। क्यों भला तुम्हें क्यों नहीं करनी शादी? तुम्हारे अब्बू तो सोच रहे हैं हसन के साथ तुम्हें भी विदा कर दें। अम्मी की बात सुनकर मेरा दिल जलकर खाक हो गया। ना जाने उन्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही थी। अम्मी ने मुझ पर जोर दिया तो मैंने अम्मी को साफ साफ सारी बात बताकर इनकार कर दिया। अम्मी को मेरी बात कुछ समझ न आई थी। अच्छे भले शरीफ लोग हैं, लड़के की शराफत देखी जाती है। तुम्हारी बुआ वहाँ बहुत खुश है, तभी तो तुम्हें ब्याह कर ले जाना चाहती हैं। अम्मी ने मुझे समझाने की कोशिश की थी, मगर मेरी समझ में कहाँ बात आनी थी। अम्मी, मैं बुआ की तरह नहीं हूँ कि वो खुश हैं तो मैं भी खुश रहूंगी। मेरे लिए खुशियों के अलग पैमाने हैं। अम्मी मेरी बात सुनकर हैरान थी। मुझे नहीं मालूम तुम्हें क्या हो गया है। खुशियाँ इज्जत मोहब्बत और साथ देने में होती है, रुपए पैसे में नहीं। अम्मी को क्या मालूम आजकल रुपए पैसे की क्या अहमियत है। अम्मी तो वही पुराने जमाने को रो रही हैं। मैंने सर झटक कर अम्मी की बातों को दिमाग से निकाला और आंखों पर हाथ रखकर लेट गई। मेरी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता था, तो फिर इतना बड़ा फैसला कैसे हो सकता था? अम्मा ने बुआ को मना कर दिया कि सबीना राजी नहीं, तो मैंने सुख का सांस लिया। हसन भाई की शादी की तैयारियों में लगकर मुझे कुछ याद न रहा और हम पहली भाभी फिजा को ब्याह कर घर ले आए। हम सभी फिजा के नाज नखरे उठा रहे थे, मगर भाई को देखकर मैं हैरान थी। वो तो उसके आगे पीछे बिछा ही जा रहा था। भाई के हालात देखते हुए मैं समझ गई थी कि वो जल्द अपनी बीवी का गुलाम होने वाला है, और जल्द ऐसा ही हुआ। फिजा के नखरे उठाते हुए भाई का अंदाज कुछ ऐसा बदल गया कि मैं हैरान रह गई। फिजा खुद भी अपने नाम की पूरी थी। उसके नखरे शादी के बाद कुछ ज्यादा ही बढ़ गए थे। हालांकि उनके मायके में तो 2 वक्त खाने के लाले पड़े रहते थे, लेकिन यहाँ आकर वो फरमाइशों पर फरमाइशें करती। रोज बाहर के खाना मंगवाना, भारी शॉपिंग करना और हर वक्त कुछ न कुछ मंगवाते रहना उसका रूटीन बन चुका था। ये वही भाई था जो कभी बाहर के खाने को हाथ भी नहीं लगाता था और अम्मी के हाथ के बने घर के खाने बड़े शौक से खाता था। खैर मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि मेरे लिए तो अच्छा ही था। भाई जब भी फिजा के लिए कुछ लाता मेरे लिए भी जरूर ले आता। क्योंकि अम्मी और अब्बू को बाहर के खाने पसंद नहीं थे, इसलिए हम बहन भाई मजे से खाते थे। मैं फिजा और भाई की इस बदली हुई जिंदगी को देखकर हैरान तो थी, लेकिन खुश भी थी, क्योंकि मुझे तो हर रोज नए मजे के खाने और तोहफे मिल रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक एक दिन अब्बू की तबीयत खराब हो गई। उन्हें दफ्तर से सीधा अस्पताल ले जाया गया। अब्बू की तबीयत खराब होने की खबर सुनकर पूरे घर में बेचैनी फैल गई थी। मैं सोचती थी कि ये कुछ देर का ही मसला होगा, जैसे पहले कभी कभी हो जाता था, और अब्बू जल्दी ठीक होकर घर वापस आ जाते थे। लेकिन जब अस्पताल से अब्बू की सौ घर पहुंची तो मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अब्बू हमें इतनी जल्दी छोड़कर चले जाएंगे। अब्बू की मौत के बाद यकीन ही नहीं आता था कि अब्बू अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं हर वक्त उदास रहने लगी थी। हमारी जिंदगी अचानक से बदल गई। घर में पहले जैसी रौनक और खुशियां बाकी न रही। ऐसा महसूस होता था जैसे हमारे घर को किसी की नजर लग गई हो। हर तरफ एक सन्नाटा और खामोशी छा गई थी, जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन वक्त के साथ जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता रूटीन पर आने लगी। मैं हर वक्त अब्बू को याद करती, क्योंकि वो बहुत ही सीधे इंसान थे। उन्होंने कभी मुझ पर गुस्सा नहीं किया, बल्कि हमेशा प्यार से समझाया। मेरी गलतियों और शैतानियों को भी बड़े आराम से बर्दाश्त करते थे। अब्बू की गैर मौजूदगी में घर की माली जिम्मेदारियां भाइयों के कंधों पर आ गई। हालांकि अब्बू के होते हुए भी वो कुछ न कुछ घर के खर्चे में हिस्सा डाल रहे थे, लेकिन अब पूरा बोझ उन पर आ गया था। बुआ ने एक बार फिर अम्मी से जिक्र किया कि उनका देवर यूनुस अब इस रिश्ते के लिए तैयार है। आप इस बारे में संजीदगी से गौर करें। अब्बू की मौत के बाद अम्मी बहुत उदास और दुखी रहने लगी थी। वह चाहती थी कि अब जल्दी से मेरा फर्ज अदा कर दें। अम्मी ने इस पर दोबारा मुझसे बात की। यूनुस की अच्छी नौकरी लग गई है, वह पढ़ा लिखा है, आगे भी तरक्की के कई रास्ते मौजूद हैं। तुम्हारे अब्बू भी इस रिश्ते के लिए राजी हैं। शरीफ लोग किस्मत वालों को मिलते हैं। तुम एक बार फिर सोच लो। अम्मा ने अभी फैसले का हक मुझे ही दिया था। अब्बू की मौत के बाद मेरे मिजाज में भी कुछ बदलाव आ चुकी थी। मैंने अम्मी को और परेशान न करने का फैसला किया और यह मामला उन्हीं पर छोड़ दिया। वैसे भी दोनों भाई इस रिश्ते के हक में थे। न जाने उन लोगों ने ऐसा क्या असर डाल रखा था कि
पूरा खानदान एक तरफ था और मैं दूसरी तरफ। जब सब राजी थे तो मैं कब तक इनकार करती। मैंने फैसला अम्मी पर छोड़ दिया और खुद शांत हो गई कि अगर अम्मी और भाइयों ने इस रिश्ते को ठीक समझा है तो ये यकीनन अच्छा ही होगा। अम्मी ने खामोशी से उन लोगों को हाँ कर दी और यूं मेरा रिश्ता बुआ के देवर यूनुस के साथ तय हो गया। अम्मी ने मेरे भाई की मंगनी भी छोटी बुआ के घर तय कर दी। भाई रिश्ते पर खुश था। अम्मी को ना जाने किस बात की जल्दी थी कि वो जल्द से जल्द हम सब बहन भाइयों के फर्ज से मुक्त होना चाहती थी। मेरे भाइयों ने मेरी शादी की तैयारी में कोई कमी ना छोड़ी थी। हर चीज मेरी पसंद और मर्जी के मुताबिक ली गई थी। लेकिन मेरा दिल किसी हद तक परेशान रहता था। मैं सोचती थी न जाने शादी के बाद मेरे हालात कैसे होंगे और मेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी। फिर मैं खुद को तसल्ली देती कि अल्लाह ने चाहा तो सब बेहतर होगा और दोबारा शादी की तैयारियों में लग जाती। मेरे दिल में एक ख्वाहिश थी कि मेरा पति भी वैसा ही हो जैसा मेरा भाई मेरी भाभी के नाज नखरे उठाता है। मैं चाहती थी कि मेरा पति भी मेरे लाड उठाए, मेरी मर्जी के मुताबिक सब कुछ करे और जब भी मेरा दिल चाहे खाना बाहर से मंगवाए। जो चीज़ मेरे दिल को भाए वो फौरन मेरे लिए खरीद लाए। मैं अपनी ज़िंदगी को सुख सुविधाओं और खुशियों से भरपूर देखना चाहती थी। इसके अलावा मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि ज़िंदगी में मुश्किलात या सख्त हालात भी आ सकते हैं और मैं उनका सामना करूँगी। मेरे लिए सब कुछ सहज और आसान रहने की उम्मीद थी, क्योंकि मैंने हमेशा अपनी ख्वाहिशात को पहला दर्जा दिया था। लेकिन दिल के किसी कोने में एक अनजाना सा खौफ भी था कि शायद सब कुछ मेरे ख्वाबों के मुताबिक ना हो। शादी की तैयारियों के दौरान वक्त कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। हर रोज कुछ ना कुछ नया होता, कभी कपड़ों की खरीदारी, कभी जेवरात की खरीदारी और कभी मेहमानों के लिए इंतजाम। अम्मी और भाई हर काम में भरपूर दिलचस्पी लेते और मैं भी खुद को खास महसूस करती। लेकिन दिल के अंदर वही अजीब सी बेचैनी मौजूद थी, जैसे कुछ होने वाला हो जो मेरे काबू से बाहर हो। मेरी शादी का दिन आ पहुंचा। मैं दिल में हजारों ख्वाहिश और उम्मीदें लिए अपने नए सफर पर रवाना हो गई। मेरे पति यूनुस मुझसे बहुत मोहब्बत और नरमी से पेश आए। उनके घर के तमाम सदस्य भी प्यार से मिले। सभी का रवैया खुशी और मोहब्बत से भरा था, जैसे कि नई दुल्हन के साथ होता है। लेकिन मैंने खुद से तय कर रखा था कि मैं किसी पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करूंगी। मैं ज्यादातर अपने पति से ही बात करती और बाकी सदस्य रस्मी अंदाज में पेश आती। यूनुस की तनख्वाह अच्छी थी और वो मेरी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को खुशी खुशी पूरा करते। मेरे दिल में जो खौफ थे वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगे। जब भी मेरा शॉपिंग का दिल चाहता और मुझे फौरन ले जाते और मैं अपनी पसंद की चीजें खरीद लेती। यूनुस के भाइयों में सबसे ज्यादा तनख्वाह उन्हीं की थी, इसलिए हमारे हालात बाकी सबसे अच्छे थे। यूनुस के 3 भाई थे और 2 शादीशुदा नंदे थीं। घर में सब भाई मिलजुल कर रहते और उनकी बीवियां यानी मेरी जेठानियां घर के काम मिलजुल कर निपटा लेती। मेरी बुआ मेरी सबसे बड़ी जेठानी थी। उनका किरदार कुछ ज्यादा ही खास था, क्योंकि वो सबको साथ लेकर चलती। मेरी सास जिंदा थी और वह भी घर के कामों में अपनी बहुओं की मदद करवा दिया करती थी। मुझ पर काम का कोई दबाव नहीं था। खाना जेठानियां मिलकर पका लेती और मुझे सिर्फ अपने कमरे में ले जाना होता था। मेरी जिंदगी में किसी किस्म की जिम्मेदारी न थी, लेकिन फिर भी मैं खुद को इस घर में कैद महसूस करती। मुझे ज्यादा आजादी और प्राइवेसी की ख्वाहिश थी। मैं चाहती थी कि यूनुस मेरे लिए अलग घर का बंदोबस्त करें। मैंने बार बार उनसे इस बारे में बात की और वो हैरान होते कि शादी को भी वक्त ही कितना हुआ है और मैंने अभी से ये बात शुरू कर दी है। यूनुस का कहना था कि वक्त के साथ सब अलग हो जाएंगे, लेकिन मेरी जिद थी कि मुझे जल्द से जल्द अपना अलग घर चाहिए। यहाँ हर वक्त कोई ना कोई आंगन या बैठक में मौजूद होता। मुझे सुकून और तन्हाई नहीं मिलती थी। मैं चाहती थी कि अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारूं, अपनी मर्जी से घर के मामला चलाऊं और जब दिल चाहे बाहर जाऊं। यहाँ मुझे सिर्फ एक कमरा मिला था और बाकी घर मेरे लिए ऐसा था जैसे मैं किसी और के घर में रह रही हूँ। मैंने यूनुस पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वह अपने लिए अलग घर का इंतजाम करे। हालांकि मुझ पर काम का कोई बोझ नहीं था और सब कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक चल रहा था। फिर भी मैं अपनी प्राइवेसी और आज़ादी के लिए बेचैन थी। मुझे लगता था कि अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से गुजारने का हक सिर्फ तभी मिलेगा जब हम इस खानदान से अलग हो जाएंगे। मैंने यूनुस को कहा कि मुझे अलग घर के लिए कोई ना कोई बंदोबस्त कर दे। यूनुस की ये बात अच्छी थी कि वो मेरी हर बात मान लिया करते थे। उन्होंने सोचा कि दफ्तर से कर्जा मिल सकता है, कर्जा लेकर किस्तों पर प्लॉट ले लेते हैं। इसके बाद हम उसको आहिस्ता आहिस्ता करके चुकाते रहेंगे। मगर इस तरह करने में तो काफी अरसा गुजर जाता, इसलिए मैंने यूनुस को सलाह दिया कि वो भी किस्तों पर प्लाट ले लें, लेकिन इतने अरसे तक किराए के मकान का बंदोबस्त कर लें।
हम दो ही तो मियाँ बीवी थे। हमारे लिए छोटा सा मकान भी काफी होगा। कम किराए पर मुनासिब सा मकान देख ले। यूनुस ने अपनी माँ से बात की तो वो भी मान गई कि जैसी तुम्हारी बीवी चाहती है वैसे रहो। मुझे अपने बेटे को अपने साथ जोड़कर रखने का क्या फायदा जब उनकी बीवियां ही खुश ना हो। वैसे भी मेरे पास मेरे 3 बेटे हैं। तुम अगर अलग रह भी लोगे तो कोई मसला नहीं, घर के करीबी कोई घर देख लो। मेरी सास ने इजाजत दी तो मैं भी खुश हो गई। मगर मैं नहीं चाहती थी कि मैं घर के करीबी कोई घर लूं, क्योंकि रोज मेरी सास और जेठानियों का आना जाना लगा रहता। इसलिए मैंने घर से दूर एक अच्छे इलाके में अपनी किराए का मकान पसंद किया और मैं और यूनुस वहां शिफ्ट हो गए। यह मकान मेरी अम्मी के घर से जरा करीब था। यह मकान छोटा था मगर मेरी ख्वाहिश के मुताबिक अलग और सुकून था। अपने नए घर में आकर मैंने सुकून का सांस लिया। यह जगह मेरी आज़ादी का पहला कदम महसूस हुई। अब मैं अपनी मर्जी से घर के मामला चला सकती थी और मेरी जिंदगी में वह प्राइवेसी आ गई थी जिसका मुझे शिद्दत से जरूरत थी। यूनुस ने भी मेरी खुशी को देखकर इत्मीनान का इजहार किया। उनका कहना था कि अगर मैं खुश हूँ तो उनके लिए यही सबसे बड़ी बात है। अब हमारी जिंदगी का नया दिन शुरू हो चुका था और मैं इस बात पर शुक्रगुजार थी कि यूनुस ने मेरी ख्वाहिश को अहमियत दी और हमारी नई जिंदगी के लिए सब कुछ मुमकिन बनाया। जिंदगी में खुशियों की जगह बदकिस्मती मेरे दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी ये खुशी सिर्फ चंद दिन की मेहमान होगी। न जाने किसकी नजर लग गई थी। यूनुस को बुखार हुआ तो वो एक हफ्ता नौकरी पर ना जा सके। जब वो एक हफ्ते के बाद नौकरी पर गए तो थके और परेशान हाल घर लौटे। उनके चेहरे पर लिखी परेशानी साफ थी। क्या हुआ, दफ्तर में सब ठीक है? मैंने फिक्रमंदी से पूछा। मेरी नौकरी खत्म हो गई है। ये सुनकर मैं सदमे में आ गई। ऐसा कैसे मुमकिन है? उन्होंने बगैर किसी खबर या वार्निंग के आपको निकाल दिया। यूनिस की आंखों में मायूसी झलक रही थी। ये प्राइवेट कंपनियां ऐसी ही होती है, किसी को भी अचानक ही निकाल देती है। उनकी नौकरी जाने के बाद हमारी जिंदगी का सुकून जैसे खत्म हो गया। एक तरफ प्लॉट की किस्तें थी और दूसरी तरफ किराए का घर और रोजमर्रा के खर्चे। मुझे खर्च करने की आदत थी, जो दिल चाहता खरीद लेती थी। मगर अब हालात बिल्कुल अलग हो गए थे। यूनुस अलग सर पकड़े बैठे थे। अब ये सब कैसे पूरा करेंगे? मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। घर का किराया देना मुमकिन न रहा और प्लॉट की किस्तें भी रोकनी पड़ी। यूनुस ने नौकरी के लिए कोशिश की मगर उन्हें अभी तक नौकरी नहीं मिली थी। वह जहनी तौर पर काफी डिस्टर्ब थे, इसलिए खुद भी कोई नौकरी हासिल नहीं कर पा रहे थे। हमें वापस अम्मी के घर जाना होगा। यूनिस की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैं वापस नहीं जाना चाहती थी, खास तौर पर उस हालात में जब मैं फकर से उस घर से निकली थी। मैं अपने भाइयों से कहती हूँ कि किराए का इंतजाम कर दे। यूनुस इस बात के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं किसी कीमत पर वापस नहीं जाना चाहती थी। इसलिए यूनुस के मना करने के बावजूद मैं अम्मी के घर मदद मांगने के लिए चली गई। वहां पहुंचकर मैं और परेशान हो गई। अम्मी की तबीयत बहुत खराब थी। आपकी तबीयत इतनी खराब थी तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने परेशानी से अम्मी से पूछा। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। भाभी अम्मी का बेहद ख्याल रख रही थी। उनका रवैया देखकर मैं कुछ इत्मीनान हो गई। वो अम्मी की सगी भांजी थी तो अम्मी का ख्याल क्यों न रखती। अम्मी की हालत देखकर मैं अपनी परेशानी का जिक्र किए बगैर वहां से वापस चली आई। अगले दिन ही अम्मी की मौत की खबर पाकर मैं सदमे में रह गई। अम्मी को इसलिए हम बहन भाइयों के फर्ज निभाने में जल्दी पड़ी थी क्योंकि उनके पास ज्यादा वक्त न था। अब्बू की मौत के बाद वो भी ज्यादा अरसा ना जी पाए और हम सबको छोड़कर चली गईं। अम्मी की मौत और यूनुस की नौकरी जाने के बाद मेरी जिंदगी में जैसे अंधेरा छा गया। हर तरफ गम और उदासी का साया था और मैं समझ नहीं पा रही थी कि हालात कहाँ जा रहे हैं। हम यूनुस की अम्मी के घर वापस शिफ्ट हो गए, मगर वहां भी हालात बेहतर ना हुए। सबको ये मालूम था कि अच्छे दिनों में मैंने किसी का साथ नहीं दिया था, इसलिए सब मुझसे फासला रखने लगे। खाना पीना रूटीन के मुताबिक चल रहा था, लेकिन मेरे लिए 2 वक्त का खाना काफी नहीं था। मुझे वह अय्यासी वाली जिंदगी चाहिए थी जो मैं पहले गुजारती आई थी। मगर अब हालात अलग थे। यूनुस भी नौकरी ना होने की वजह से बहुत गुस्से में रहने लगे और हमारा अक्सर झगड़ा हो जाता। मेरी फरमाइशें बढ़ती जा रही थी, मगर उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मेरी फरमाइशें पूरी करते। जरूरत की चीजें भी मुश्किल से पूरी हो रही थी और मैं चाहती थी कि अच्छी जिंदगी गुजारूं, लेकिन जो जिंदगी मैंने ख्वाबों में देखी थी वो अब मुझे मिलकर भी छीन ली गई थी। फिर भी मुझे अक्ल ना आई। मुझे यूनुस से सख्त उलझन होने लगी। मैं उनको कहती कि वो घर में पड़े रहने के बजाय बाहर जाकर काम ढूंढे तो वो गुस्सा हो जाते।
काम कहाँ मिलता है, जब मिलना होगा तो मिल जाएगा। उन्होंने हर तरफ अप्लाई की थी, मगर न जाने क्यों किसी ने भी उनको नौकरी नहीं दी। मेरे भाई कभी-कभार मुझसे मिलने आते और पैसे दे जाते, जिन्हें मैं संभाल कर रख लेती थी। मैं अक्सर भाइयों के घर चली जाती और भाभियों की ऐश वाली जिंदगी देखकर उन पर रस करती। मैं भी चाहती थी कि ऐसी जिंदगी गुजारूं, मगर ये मुमकिन होता दिखाई नहीं दे रहा था। यूनुस के साथ झगड़े बढ़ने लगे। मैं उनकी गुस्से वाली बात को बर्दाश्त ना करती और ईंट का जवाब पत्थर से देती। हमारे झगड़े की आवाज पूरे घर में गूंजती। एक दिन मेरी बुआ हमारा झगड़ा सुनकर चली आई और मुझे समझाने बैठ गई। तुम्हें कुछ सब्र से काम ले लो, ये क्या कर रही हो? अल्लाह ने चाहा तो यूनुस को दोबारा नौकरी मिल जाएगी। मुझे अपनी बुआ की बात एक आंख न भाई। मैंने उनको करारा सा जवाब देकर चुप करवा दिया। ये सब आपकी वजह से ही है। न आप अम्मी पर जोर देती और न मैं शादी होकर इस घर में आती, तो आज अपनी किस्मत पर यूं न रो रही होती। किसी अच्छे घराने में मेरी शादी हो गई होती तो मैं ऐश करती। मेरी बात सुनकर वो हैरान होती, उठ खड़ी हुई। ये सब किस्मत के खेल होते हैं, तुम्हारे नसीब का जो होगा तुम्हें मिल जाएगा। क्यों बेसब्री बनी हो? और बुड़बुड़ाती हुई वापस चली गई। मेरी सास हमारे मामले में पहले ही ना बोलती थी। उनको मालूम था कि मैं किसी की सुनने वाली नहीं। मैं जिद्दी थी, जो जी में ठान लेती करके ही रहती। रिश्तेदारों की बातें मुझसे बर्दाश्त ना होती। वो मुझसे हमदर्दी करते, मगर बातों ही बातों में मुझे सुना देते कि मेरी जिंदगी ने कैसे पलटा खाया था। मैंने फैसला किया था कि मुझे यूनुस के साथ नहीं रहना। इससे बेहतर जिंदगी तो मैं अपने भाई के घर पर गुजार लूंगी। एक दिन हमारा झगड़ा इतना बढ़ा कि मैंने रिश्तेदारों की बातों में आकर उससे तलाक का कह दिया। वो हैरत से दंग रह गया। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे अलग रहकर ज्यादा खुश रहोगी, तो ठीक है। अगले ही लम्हे में उसका गुस्सा और बढ़ा। वो उन दिनों वैसे ही डिप्रेशन का शिकार था। दूसरे मैंने भी उसे तंग करने में कोई कमी ना छोड़ी थी। उसने मुझे तलाक देने में लम्हा न लगाया। इतना शौक है ना तुम्हें अपने भाइयों के घर पर जिंदगी गुजारने का, तो जाकर गुजार लो। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी जिंदगी पर वैसे ही मनहूसियत छा गई है। मेरे आने से पहले क्या तुम ऐश की जिंदगी गुजार रहे थे? तब भी इसी दो महले के घर में फंसे बैठे थे। यूनुस ने उस समय तलाक देकर घर से निकलने का हुक्म सुना दिया। मैंने फौरन अपने भाइयों को फोन कर दिया और बताया कि यूनुस ने मुझे तलाक दे दी है। मेरे भाई फौरन आकर मुझे अपने घर ले गए। चंद दिन बड़ी बेचैनी में गुजरे। यूनुस ने एक लम्हे में मुझे तलाक दे दी। यह बात मेरे दिल में कांटे की तरह चुभ रही थी। हालांकि तलाक का जिक्र मैंने खुद किया था, मगर फिर भी ये एहसास मुझे सुकून नहीं लेने दे रहा था। मेरे भाइयों ने मेरा बहुत ख्याल रखा और आहिस्ता आहिस्ता मैं सब कुछ भूलकर अपनी जिंदगी में मगन हो गई। अब मेरी जिंदगी ऐसो आराम से गुजर रही थी। मैं अपनी मर्जी से उठती, आराम से वक्त गुजारती और दिन बेफिक्री में गुजरने लगे। इस घर में अम्मी और अब्बू की याद बहुत आती थी, मगर उनके बगैर जिंदगी को जीना मेरी मजबूरी बन चुकी थी। भाइयों ने हमेशा मेरी हर बात का ख्याल रखा, खासतौर पर छोटा भाई जो भी कंवारा था। छोटे भाई की शादी की फिक्र मुझे रहने लगी। अम्मी ने अपनी जिंदगी में उसका रिश्ता बुआ के घर तय कर दिया था। मैंने खुद आगे बढ़कर बुआ से बात की और शादी की तारीख तय कर दी। भाई की शादी हुई तो वो भी अपनी जिंदगी में बिजी हो गया। मुझे अब्बू के घर आए काफी अरसा गुजर चुका था। मुझे नहीं मालूम था कि चंद सालों में हालात इतने बदल जाएंगे। अगर जरा सा भी अंदाजा होता तो मैं अपने पति से तलाक लेने की गलती कभी न करती। गुजरते वक्त के साथ मुझे एहसास हो चुका था कि मैं किस कदर बेवकूफ थी। मैंने अपनी जिंदगी अपने हाथों ही बर्बाद की थी। ऐसा महसूस होता था जैसे मेरी जिंदगी यहाँ आकर रुक गई हो। भाभी अपने कामों में लगी थी। खासतौर पर बच्चों की पैदाइश के बाद वो अपने बच्चों में बिजी हो गई। मेरी जिंदगी अब एक अलग डगर पर चल रही थी, लेकिन यह तनहा जिंदगी मेरे दिल को खाली कर देती। कुछ ही अरसे में घर में मेरी हैसियत बदल चुकी थी। अब मैं एक नकारा वजूद से ज्यादा कुछ न थी। सारा दिन घर के कामकाज में गुजारती और भाभीियों के बच्चों का ख्याल रखती। भाभीियों की नज़र में बस उनके काम में मदद देने वाली थी। भाई भी रस्मी हालचाल पूछकर अपनी जिंदगियों में मगन हो जाते। दफ्तर से आकर वो अपने कमरों में बंद हो जाते और मैं अकेली बोरियत में वक्त गुजारती। रफ्ता रफ्ता मेरे भाई मेरी ज़रूरतों से बेखबर होते गए। अब उनकी अंदाज बदल चुकी थी। उनके अपने बच्चे बड़े हो रहे थे और उनकी ज़रूरियात बढ़ती जा रही थी। इस हालात में मुझ पर ध्यान देना या माली मदद देना उनके लिए मुमकिन न था। वैसे भी भाभीियों को ये बात पसंद न आती कि मेरे भाई मुझ पर खर्च करें। मेरी वो खुशहाल जिंदगी गुजारने की हसरत ही रह गई। खानदान में मेरा आना जाना भी खत्म हो चुका था, क्योंकि लोगों की तंजिया बातें मेरे दिल को चीर देती थी।
मुझे अब ये एहसास होने लगा था कि मैं अपने भाई और भाभीियों के लिए एक बोझ बन चुकी हूँ। मैं इस जिंदगी को और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ज़रूरियात पूरी न होने के कारण और अपनी बेबसी से तंग आकर मैंने नौकरी करने का फैसला किया। नौकरी करना मेरे लिए एक बदलाव का कारण बन सकता था। घर के काम-काज और मायूसी भरी जिंदगी ने मेरे दिलो दिमाग पर नेगेटिव असर डालना शुरू कर दिया था। मैंने सोचा कि नौकरी के जरिए न सिर्फ अपनी माली ज़रूरियात पूरी कर सकूंगी, बल्कि बाहर निकलकर कुछ दिल भी बहल जाएगा। घर में रह रहकर तो मैं बीमार सी रहने लगी थी। मैंने भाइयों को अपनी नौकरी के बारे में बताया तो उन्होंने कोई एतराज न किया। मुझे जल्द ही एक कंपनी में नौकरी मिल गई थी। तनख्वाह ज्यादा अच्छी तो न थी, लेकिन अकेली का गुजारा हो जाता था। वैसे भी अब मेरी बड़ी बड़ी ख्वाहिश खत्म हो चुकी थी। अब तो सिर्फ जरूरियात पूरी करना मकसद था, जिससे मेरा वक्त गुजर रहा था। नौकरी शुरू करने के बाद घर से बाहर निकलने का मौका मिला तो दिल भी कुछ बहलने लगा। कंपनी में लड़कियों को काम करते देखकर मुझे हैरत होती। उनमें से कुछ शादीशुदा थीं और अपने पतियों के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। वो अपनी मेहनत से एक बेहतर फ्यूचर की ख्वाहिश रखती थी। मैं उनको देखकर सोचती थी कि अगर मैं भी ऐसा सोच लेती तो शायद हालात अलग होते। मेरे दिल में ये ख्याल बार बार आता कि अगर पति की बेरोजगारी के वक्त में मैं भी नौकरी कर लेती तो शायद हम अपनी मुश्किल का बेहतर सामना कर सकते। लेकिन मैंने ऐसा ना किया और अपने ही हाथों अपना घर बर्बाद कर लिया। अब उन लड़कियों को खुश देखकर मैं पछतावे की आग में जलती रही। एक दिन काम के दौरान मुझसे एक गलती हो गई। गलती से एक गलत फाइल बॉस को भिजवा दी। मैनेजर ने बताया कि अब मुझे बॉस के सामने जाना ही पड़ेगा। मैं डरी थी कि कहीं नौकरी से निकाल ना दी जाऊं। मैनेजर से मैंने अपनी गलती कबूल की और उससे रिक्वेस्ट की कि बॉस से एक मौके की सिफारिश करे, लेकिन वो मुझे उनके पास भेज दिया। दिल में खौफ लिए मैं बॉस के ऑफिस पर पहुंची। जैसे ही सामने बैठे शख्स को देखा, मैं हैरत के समंदर में डूब गई। वो मेरा पति यूनुस था, जो अब इस बड़ी कंपनी का बॉस था। वो अभी मुझे देखकर हैरत का शिकार था। मैं फौरन उसे पहचान गई, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी पहले से ज़्यादा निखर गई थी। लेकिन उसने शायद मुझे पहचानने में कुछ लम्हे लिए होंगे, क्योंकि मैं पहले की तरह वो हसीन और नाजुक सी सबीना न रही थी। वक्त और हालात ने मुझे सख्त और उम्र से पहले बूढ़ा बना दिया था। चलिए आओ सबीना, रुक क्यों गई? यूनुस की आवाज़ में इतनी गहराई और डर था कि मेरे कदमों तले जमीन खिसकती महसूस हुई। मैं मरे मरे कदमों से चलती हुई उसके सामने कुर्सी वाली कुर्सी पर जा बैठी। मेरे हाथ कपकपा रहे थे, दिल की धड़कन बेकाबू हो रही थी और जबान जैसे गुंग हो गई थी। कैसी हो तुम? उसके धीमे लहजे में वही नरमी थी जो कभी मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हुआ करती थी। उसके सामने बैठकर मेरा दिल चाहा कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। यह जानना कि जिस शख्स को मैंने अतीत में ठुकरा दिया था, आज वही मेरे सामने बतौर बॉस बैठा है, मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। यूनुस ने अपनी नज़रें मेरे चेहरे पर जमा रखी थी। कैसे गुजर रही है जिंदगी सबीना? वो एक गहरी सांस लेता हुआ बोला। तो मैंने नज़रें झुकाकर जमीन को घूरना शुरू कर दिया। क्या जवाब देती? क्या कहती कि जिंदगी कैसे गुजर रही है? क्या बताती कि मेरी जिंदगी मेरी सोच के बिल्कुल अलग निकल गई? मैंने जल्दबाजी में जो फैसला लिया था वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैंने सोचा था कि यूनुस से अलग होने के बाद मेरी जिंदगी ऐसो आराम से गुजर जाएगी, मगर एक वहम था जो टूटने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। ठीक गुजर रही है, मैंने धीमी आवाज में जवाब दिया। लेकिन मेरी आवाज की लर्जिश लेकिन मेरी आवाज की लर्जिश ने मेरा झूठ बयान कर दिया। यूनुस गहरी सांस लेकर कुर्सी से टेक लगाकर बैठ गया। सबीना, काश तुम मुझे यूं छोड़कर न जाती। मैंने हैरत से सिर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में आज भी वही दर्द था जो हमारी आखिरी मुलाकात में था। तुमने मुझे सिर्फ पैसों के लिए छोड़ दिया सबीना। आज मेरे पास सब कुछ है, एक कामयाब जिंदगी, एक बड़ी नौकरी और इस कंपनी में मेरा शेयर भी है। लेकिन तुम्हारी कमी आज भी महसूस होती है। मैं तुम्हें भुला नहीं पाया। यूनिस की आवाज भर आ गई, मगर वो बोलता रहा। मैंने तुम्हें पहली बार तुम्हारी बुआ की शादी में देखा था, तभी फैसला कर लिया था कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करूंगा। मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता था, इसलिए कभी तुम्हारी किसी बात से इनकार नहीं किया। जो तुमने कहा चुपचाप करता रहा। मगर किस्मत ने ऐसे पलटा खाया कि मैं अपनी नौकरी से हाथ धो बैठा। वह लम्हा भर को खामोश हुआ, फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला, मुझे आज भी याद है कि तुमने उस वक्त मेरा साथ नहीं दिया। तुमने मेरे जख्मों पर मरहम रखने के बजाय उन्हें और गहरा किया। मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया था। सबीना, तुम्हें खोना नहीं चाहता था, लेकिन तुम मेरे हाथों से फिसलती जा रही थी। मैं तुम्हें रोकने के लिए चीखता चिल्लाता, लेकिन तुमने कभी मेरी बात नहीं समझी। यूनिस की बातें मेरे दिल पर तीर की तरह लग रही थी।
मुझे एहसास था कि मैंने उसके साथ कितना बुरा किया था। उसकी बेरोज़गारी के दिनों में मैंने उसे सपोर्ट करने के बजाय उस पर गुस्सा किया, झगड़े किए और उसकी इज़्ज़त को ठेस पहुँचाई। मुझे लगा कि वो मेरी ज़िंदगी में बोझ बन गया है, लेकिन हकीकत में वो मेरी ढाल था, मेरी ताकत था। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा न था कि मैं उसकी मोहब्बत थी। मुझे तो यही लगा था कि बुआ की पसंद और मर्ज़ी से ये शादी हुई थी। यूनुस, मैंने हिचकिचाते हुए बोलने की कोशिश की, मगर सब जैसे गले में फँस गए। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मेरी आँखों से आँसू बह रहे थे। मैंने पहली बार अपनी गलती को दिल से कबूल किया। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। वक़्त जैसे थम गया था। मैंने चाहा कि वो लम्हा वापस लाऊं, जहाँ से सब कुछ ठीक किया जा सकता था। काश वक़्त वापस पलट आता और मैं यूनुस को ताने देने और उससे झगड़ने के बजाय उसका साथ देती और खुद नौकरी की तलाश में निकल खड़ी होती। काश मैं सब्र से काम ले लेती और 2 वक़्त की रोटी खाकर गुज़ारा कर लेती, मगर यूनुस को कभी ना कहती कि मुझे तलाक दे। काश मैं अपने कानों पर हाथ रख लेती और वो तीनों शब्द मुझे सुनाई ही ना देते, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। जो होना था वो हो गया था। वक़्त गुज़र गया था, लेकिन वक़्त का पहिया कभी पीछे नहीं घूमता। सबीना, मैंने तुम्हें हमेशा मोहब्बत दी, लेकिन तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया। वो अपनी आँखें रगड़ता बोला, तो मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कर लिया। मैं बेइंतहा तकलीफ में थी। मैं अपनी जगह से उठकर यूनुस के कदमों में बैठ गई। मेरे अंदर का गुरूर, खुददारी और वो दीवार जो मैंने अपनी घमंड में की थी, वो आज टूट चुकी थी। आंखों से आंसू बह रहे थे और मेरी हिचकियों ने कमरे की खामोशी को तोड़ दिया। यूनुस, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने अपनी ज़िंदगी के साथ बहुत बड़ा जुर्म किया। मेरी आवाज़ काँप रही थी, लेकिन ये वो लम्हा था जब मैं अपनी तमाम गलतियों को कबूल कर रही थी। मुझे माफ़ कर दो। अगर मैंने तुम्हारी मोहब्बत को ठुकरा ना दिया होता तो आज हम दोनों खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होते। हमारे बच्चे होते, एक सुकून का घर होता। हम वो सब हासिल कर लेते जो आज मैं सिर्फ दूसरों के पास देखकर हसरत करती हूँ। मेरे सब टूट टूट कर निकल रहे थे और मैं यूनुस की तरफ नजरें उठाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। यूनुस, तुम्हें मालूम है, जब दफ्तर की लड़कियां शाम को खुशी खुशी अपने घरों को जाती हैं, अपने बच्चों के पास लौटती हैं, अपने पतियों के साथ सुकून रातें गुजारती हैं, तो मैं उन्हें देखकर सोचती हूँ कि ये सब मेरा भी हो सकता था, मगर मेरी बेवकूफ़ी, मेरी जल्दबाजी ने ये सब कुछ मुझसे छीन लिया। मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, न घर, न मोहब्बत, न वो सुकून जो तुम्हारे साथ था। मुझे घर जाने की जल्दी नहीं होती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वहाँ मेरा कोई इंतज़ार नहीं करता। पछतावा मुझे लम्हा-लम्हा जला रहा है। काश मैं उस दिन तुम्हारे कदमों में बैठकर रो लेती, जब मैंने तुमसे तलाक माँगी थी। काश मैं अपनी गलती को तब समझ लेती, जब वक़्त था। यूनुस खामोशी से मुझे देख रहा था। उसकी आँखों में एक अजीब-सी गहराई थी, जैसे वो मेरे अंदर के दर्द को महसूस कर रहा हो, मगर वो खामोश था और यही खामोशी मेरे लिए और तकलीफ दे रही थी। यूनुस, मैं दुनिया की सबसे बेवकूफ़ लड़की थी। मैंने तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत को ठुकराकर सोचा था कि मैं खुश रहूँगी, मगर मैं गलत थी, बहुत गलत थी। मेरी बेसब्री और बेसुकूनी ने मुझे तबाह कर दिया। मैं यूनुस के कदमों में बैठकर अपने आंसू बहाए जा रही थी। मेरे दिल के हर कोने में मौजूद पछतावे एक-एक करके बाहर निकल रहे थे। मैं उससे अपने हर एक कर्मों की माफ़ी माँग रही थी। हर उस लम्हे की जो मैंने उसकी ज़िंदगी को बोझ बनाया था। मेरे दिल की ख्वाहिश थी कि मैं उन पछतावों से आज़ाद हो जाऊँ, जो बरसों से मुझे अंदर ही अंदर जला रहे थे। मैं जानती हूँ, मेरी ज़िंदगी जो आज इस हाल में है, वो मेरे अपने कर्मों की सज़ा है। लेकिन अगर तुमने मुझे माफ़ कर दिया तो शायद मेरे दिल में सुकून आ जाए। शायद मैं ये बोझ उठाए बगैर ज़िंदगी गुजार सकूँ। मैंने रोते हुए कहा। यूनुस खामोशी से मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में वो ही गहराई थी जो हमेशा मेरी बातों को समझने में मदद देती थी। मैं उसकी तरफ आशा भरी नजरों से देख रही थी। वो कुछ बोले, कुछ तो कहे। मेरे माफ करने से क्या होगा सबीना, वो धीरे से बोला था। मैंने तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन मैंने तुम्हें तलाक दी थी। यूनुस के शब्द ने मुझे हैरत में डाल दिया। वो बोलता रहा, मुझे भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। काश मैं तुम्हें तलाक न देता। मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के घर छोड़ आता और बाद में तुम्हें समझाकर वापस ले आता। लेकिन मैंने भी अपनी एक गलती का खमियाजा आज तक भुगता हूँ। यूनुस की आवाज़ में एक डर छुपा हुआ था जो मेरे दिल को छलनी कर रहा था। मैंने खुद को इसी आग में जलाया है जिसमें तुम जल रही हो। मैं आज तक तुम्हारी मोहब्बत से खुद को निकाल नहीं पाया। मैंने कभी किसी और लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का सोचा ही नहीं। मैं तन्हा ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। तुम्हारी कमी हमेशा मेरे दिल में एक कमी की तरह रहेगी। यूनुस की आंखें भींगी हुई थी
और मैं उस लम्हे को कभी भुला नहीं सकती थी। वो मर्द जिसकी मोहब्बत को मैंने ठुकराया था, आज भी उसी मोहब्बत के साथ मेरा सामना कर रहा था। उसकी बातों ने मेरे दिल को छलनी कर दिया था। मुझे तब ये मालूम नहीं था कि वो मुझे इस कदर टूटकर चाहता था। मैंने अपनी खुदगर्जी के आगे न उसे समझा, न कभी समझने की कोशिश की। मैंने तुम्हें खोकर खुद को भी खो दिया यूनुस। मेरे लबों से आखिरी शब्द अदा हुआ और मैं उठ खड़ी हुई। शायद हमारी किस्मत में यही लिखा था सबीना। तुम्हें माफ करना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं था, क्योंकि तुम आज भी मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। ये सब मेरे लिए सब कुछ थे। यूनुस ने मुझे माफ कर दिया, लेकिन मैं जानती थी जिंदगी के इस मकाम पर जहाँ हम दोनों खड़े थे, वो घाव कभी नहीं भर सकता जो हमने अपनी गलतियों से पैदा किया। मुझे सिर्फ अपने पछतावे के साथ जीना था और यूनुस को अपनी अधूरी मोहब्बत के साथ।